हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 11 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 12 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल इसमें 100 प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। टॉप 40 मॉडल पेपर करवाऊंगा दोस्तों परीक्षा तक। अगर आपने पिछले जो मॉडल पेपर है वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और प्ले लिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। अपन भाग 4 के माध्यम से 1, 2, 3, 4 भाग 1 में राजस्थान का सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न पढ़ेंगे। राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न है और शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मॉडल पेपर है। दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 12 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, कथन ए और कारण आर दे रखा है। कथन ए और कारण आर दे रखा है। अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। क्या ये व्याख्या करता है या नहीं करता। देखिए, नागौर उच्च भूमि को हार्डपन क्षेत्र कहा जाता है। नागौर उच्च भूमि को हार्डपन क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है दोस्तों। कारण देखिए, इस क्षेत्र में जिप्सम की परतें और भंडार व्यापक रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए, जिप्सम की उपस्थिति भूमि को कठोर बनाती है, इसलिए इसे हार्डपन क्षेत्र है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर इसमें इन 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर अपने को सही कथन का चयन करना है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। कूट भाषा में अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, काला भूरा डूंगर लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा बनाता है। काला भूरा डूंगर लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा बनाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा देखिए, मलसीसर, सालीसर और जस्सूसर शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये शेखावाटी प्रदेश में स्थित है, मलसीसर, सालीसर और जस्सूसर। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और दूसरा तो सही है। तीसरा देखिए, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप वायु की दिशा के विपरीत विस्तृत होते हैं। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है वो वायु की दिशा के अनुरूप विस्तृत होते हैं, इसलिए इसे पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप है वो कहते हैं। यहाँ पे विपरीत नहीं, पवन की दिशा के अनुरूप विस्तृत होते हैं ये। तो ये अपना सी नंबर का है वो गलत हो जाएगा। ए और बी इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल ए और बी इसमें सही है। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अवरोही क्रम में अपने को बताना है, तो यहाँ पर सायरा, लीलागढ़, सिरावास और जयगढ़। सायरा, लीलागढ़, सिरावास और जयगढ़, ये अपना इसमें सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए, इसमें जो जयगढ़ है इसकी ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, 648 मीटर है वो दोस्तों इसकी ऊंचाई है। ठीक है, सिरावास की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, तो 651 मीटर है। ठीक है, सिरावास की ऊंचाई है वो दोस्तों 651 मीटर है। ठीक है, और लीलागढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 874 मीटर है,
74 मीटर है लीलागढ़ की ऊंचाई, और सायरा की ऊंचाई है वो दोस्तों 900 मीटर है। यानी कि अपने को दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ जाना था, अवरोही क्रम दे रखा है ना, इसलिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियों के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। अरावली की पहाड़ियों के संदर्भ में असत्य कथन को छांटना है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है, और कूट भाषा के माध्यम से अपने को बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। देखिए, हरियाणा व राजस्थान की सीमा पर सीकर में गोसी की पहाड़ी स्थित है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोस्तों सीकर में नहीं है, ये झुंझुनू में है गोसी की पहाड़ी। ठीक है, तो ये अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, उदयपुर जिले में पहाड़ियों से गिरा हुआ तस्तरी नुमा बेसिन भाकर कहलाता है। भाकर नहीं, उसको गिरवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरवा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जालोर की पहाड़ियों में रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, सर्प के फन जैसी आकृति की पहाड़ियां सेंडडा में, जबकि नाग पहाड़ियां अजमेर में स्थित है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी और डी तो क्या है? सही है। ए और बी इसमें क्या है? गलत है। अपने को असत्य कथन बताना था, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा असत्य कथन? ए और बी, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए और बी इसमें क्या है? असत्य है। तो यहाँ पर ये सही है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, असत्य कथन को छांटना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, और कूट भाषा के माध्यम से अपने को उत्तर देना है। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है दोस्तों, ये काफी सारे टॉपिक आपको इसमें कवर मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का दक्षिणी भाग है। ठीक है, असत्य कथन बताना है। हाड़ौती का पठार मालवा का पठार का दक्षिणी भाग है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये दक्षिणी भाग नहीं, उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? उत्तरी भाग है। तो यहाँ पर ये अपना ए नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ में विंध्यन क्रम की चट्टानें और अरावली दोनों उपस्थित है। चित्तौड़गढ़ में विंध्यन क्रम की चट्टानें और अरावली दोनों उपस्थित है, ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, ये सही है। चित्तौड़गढ़ में विंध्यन क्रम की चट्टानें और अरावली दोनों स्थित है, उपस्थित है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों का विस्तार उत्तर पूर्व में इंद्रगढ़ से प्रारंभ होकर लाखेरी बूंदी तक होता हुआ प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी मध्य भाग तक फैला है। तो ये कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें सही हो जाएगा। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों का विस्तार उत्तर पूर्व में इंद्रगढ़ से प्रारंभ होकर लाखेरी बूंदी होता हुआ प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी मध्य भाग तक फैला है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, करौली में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है, जिसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सर्वाधिक जो विस्तार है वो करौली में नहीं है, वो धौलपुर में है। ठीक है, करौली को डांग की रानी कहा जाता है, लेकिन धौलपुर में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है, करौली में नहीं है। यहाँ पर करौली गलत दे रखा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब इसमें अपने को असत्य कथन बताना था, तो इसमें ए और डी कथन क्या है? इसमें असत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ए और डी इसमें सही है। ठीक है, यानी कि असत्य कथन है। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? कौन से तथ्य अरावली के संबंध में सत्य है? यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कूट भाषा में उत्तर देना है। गलत हो जाएगा अपना पहला ही नंबर का ऑप्शन, क्योंकि अरावली का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, कैम्ब्रियन में नहीं, प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। आगे देखिए, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, तो दोस्तों वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, यह क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। आगे देखिए, यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में विस्तृत है, ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अरावली पर्वतमाला है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जाती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा है?
तो 2 और 3 कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें कूट भाषा में उत्तर देना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है। राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है। तो ये दोस्तों जुरासिक व इयोसीन काल की है, जुरासिक व इयोसीन काल की है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा असुमेलित है, इनमें से कौन सा असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए लुनेट, लुनेट दे रखा है। लुनेट किसको बोलते हैं दोस्तों, झीलों के किनारे निर्मित नव चंद्राकार आकृति के जो स्तूप होते हैं, झीलों के किनारे निर्मित नव चंद्राकार आकृति के जो स्तूप होते हैं उन्हें लुनेट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और व्हेल बैक स्तूप, व्हेल बैक स्तूप किसे कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मरुस्थल में मोटी रेत के जमाव से अत्यधिक विशाल आकार का जो स्तूप होता है उसको व्हेल बैक स्तूप कहते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा देखिए नेबखा, नेबखा में देखिए बालसन के सबसे नीचे बीच में स्थित समतल लवणीय भाग नेबखा, दोस्तों ये गलत हो जाएगा इसमें। यहाँ पर मैं आपको बताऊं नेबखा किसको बोलते हैं कि मरुस्थल में झाड़ियों के सहारे जो निर्मित स्तूप होते हैं उन उसको बोलते हैं नेबखा। ये तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, एक बार फिर से बता देता हूं, नेबखा किसको बोलते हैं, मरुस्थल में झाड़ियों के सहारे निर्मित स्तूप होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये गलत है। और देखिए यहाँ पे सीप, पवन की दिशा में परिवर्तन होने पर बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, वो होता है दोस्तों सीप, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन को छांटना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंडालिनी या कुंडला पहाड़ियां ब्यावर शहर के चारों ओर स्थित है क्या, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। ये कहां पर है दोस्तों, कुंडालिनी या कंडला पहाड़ियां ये कोटा शहर के चारों ओर स्थित है। यहाँ पर ब्यावर है वो इसमें गलत दे रखा है, अगर यहाँ पे कोटा होता तो ये सही होता। आगे देखिए उत्तर पश्चिमी मरुस्थली या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का निर्माण प्लेटोसीन युग में हुआ, बिल्कुल सही है। मरुस्थल प्रदेश अवसादी या परतदार चट्टानों से निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही है। बाप बोल्डर निर्माण काल परमो कार्बोनिफेरस है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, जुरासिक कालीन सेल समूह अवशेष में शामिल है, जुरासिक कालीन सेल समूह अवशेष में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें दोस्तों देखिए बेडेसर श्रेणी शामिल है, बैसाखी श्रेणी भी शामिल है, जैसलमेर श्रेणी भी शामिल है और लाठी श्रेणी भी शामिल है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3 4 चारों ही है, 1 2 3 4 चारों ही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दे रखा है, अब अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ व गुजरात के मध्य संघर्ष हुआ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ और गुजरात के मध्य संघर्ष हुआ था। आगे देखिए कारनार, नागौर का उत्तराधिकारी का प्रश्न मेवाड़ गुजरात के मध्य तनाव का कारण था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हरमाड़ा का युद्ध, देखिए कथन ए और कारण आर दे रखा है। देखिए हरमाड़ा का युद्ध मालदेव व शेरशाह के मध्य हुआ था। दोस्तों हरमाड़ा का युद्ध है वो मालदेव और शेरशाह के मध्य हुआ था क्या, ये गलत हो जाएगा, इसमें ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। तो यहाँ पर ए गलत है और आर इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, आलू रावल की उपाधि
धारण करने वाला शासक कौन था? आलू रावल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो वो था दोस्तों कौन था वो? आलू रावल। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें अल्लट। अल्लट इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अल्लट। ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में अधिकार किया था? राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में अधिकार किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के शासक का नाम बताइए जिसने चित्तौड़गढ़ के समिदेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला को जीवित रखा। बताइए, अच्छा प्रश्न है। मेवाड़ के शासक का नाम बताइए जिसने चित्तौड़गढ़ के समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला को जीवित रखा। तो उनका नाम था दोस्तों मोकल, राणा मोकल। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए 2 कथन दे रखे हैं। 1580 ईस्वी के उत्तरार्ध में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखिए, दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप का साथ कुंवर अमर सिंह व भामाशाह ने दिया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन दोस्तों यहाँ पर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, तो दोस्तों अपने को क्या करना है इसमें? निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का इसमें क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राव चुंडा को मंडोर है वो दहेज में प्राप्त हुआ था, इंदा प्रतिहारों से दहेज में मिला था दोस्तों ये। आगे देखिए, राव चुंडा की मृत्यु के उपरांत या तुरंत, राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, राव चुंडा ने अपने सबसे बड़े पुत्र रणमल को उत्तराधिकारी न बनाकर सबसे छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया था, और चुंडा की मृत्यु के बाद दोस्तों कान्हा ही गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पर ए सही है और ए सही है, बी इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल ए सत्य है इसमें। नेक्स्ट है, आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, हीराबाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य लड़ा गया था? हीराबाड़ी का युद्ध है ये दोस्तों, ये मालदेव और दौलत खां जो नागौर के थे इनके बीच में लड़ा गया था दोस्तों। ये हीराबाड़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ये 1533 में लड़ा गया था। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें राव मालदेव की विजय हुई थी। नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि राव चंद्रसेन के बारे में कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है, असत्य कथन बताना है। यहाँ पर देखिए, मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपने 2 ज्येष्ठ पुत्रों राम व उदय सिंह के दावों के विपरीत अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, राव चंद्रसेन की मृत्यु शिवपुरी सिरोही में हुई थी, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा, राव चंद्रसेन की मृत्यु है वो शिवपुरी सिरोही में नहीं हुई थी। आगे देखिए, यहाँ पे उत्तराधिकारी के युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को लोहावट एवं नाडोल में पराजित किया, बिल्कुल सही बात है। चंद्रसेन ने भाद्राजून को अपना केंद्र बनाया, जहां से उसने साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये कथन सही नहीं है।
नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें असत्य है? यहाँ पर आप देखिए, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करने में वीर दुर्गादास का महत्वपूर्ण योगदान था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में वीर दुर्गादास की महती भूमिका थी। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, पन्नादाय की तरह वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय तक उच्च पद एवं सम्मान प्रदान किया। ये गलत हो जाएगा। शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है दुर्गादास की छतरी, निकाल दिया गया था दुर्गादास को। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो सही नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए 4 कथन दे रखे हैं, फिर उसके बाद में दोस्तों अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जमवाय माता की मूर्ति गाय एवं बछड़े के साथ प्रतिष्ठित है। बिल्कुल सही बात है। शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें जीर्ण माता का गीत लोक मान्यता में सबसे लंबा है, जिसे कनपटे जोगियों द्वारा गाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सुगाली माता के 54 हाथ और 10 सिर हैं और वे 1857 की क्रांति की मुख्य केंद्र रही थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों सभी कथन सही है, इसमें एक भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वही अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, चामुंडा माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में 1457 के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा बनवाया गया था। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। कथन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों बदनौर है वो भीलवाड़ा में है ही, वहां पर दोस्तों कुशाला माता का मंदिर है, जो कि चामुंडा माता का अवतार है। यह मंदिर है वो 1457 के बदनौर के युद्ध में कुंभा द्वारा महमूद खिलजी को पराजित किए जाने के उपलक्ष्य में निर्मित है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, पहला नंबर का इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, कुशाला माता का मंदिर है, तो ये चामुंडा माता का मंदिर ये गलत हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे आई माता का थान पर, आई माता के थान पर अखंड ज्योति से हमेशा केसर टपकती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये कथन इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यहाँ पर सकराय माता का मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में मलय केतु पर्वत पर स्थित है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, दद्दी माता का मंदिर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 इसमें क्या है? सही है, पहला गलत है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सही कूट का चयन करें। दोस्तों निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सही कूट का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर दोस्तों वही 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सही है, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, नारायणी माता का मूल नाम करमेती बाई था और इनका मेला बैसाख शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नारायणी माता का मूल नाम करमेती बाई था और इनका मेला है वो बैसाख शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। दूसरा देखिए, गेवर माता का मंदिर अजमेर में स्थित है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। गेवर माता का जो मंदिर है वो राजसमंद झील पर बना हुआ है, नौचौकी पाल के किनारे। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें विरात्रा माता को वाकल माता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनकी गर्दन टेढ़ी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, जीर्ण माता के मंदिर में 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1, 3, 4 इसमें क्या है? सही है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1, 3, 4 सही है। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोक देवियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। लोक देवियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें आवड़ माता के 7 रूपों में
लांगदे और हुला शामिल है। आवड़ माता के 7 रूपों में लांगदे और हुला शामिल है। दूसरा देखिए, सचियाय माता के मंदिर में काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है और यहाँ सफेद चूहे काबा कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। सारे सही है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, विषम का चयन करें क्षेत्र संभाग के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीधा सा मैं आपको बताऊं कि कौन से क्षेत्र में ये माताएं हैं एक को छोड़कर। देखिए, नकटी माता, ठीक है, छींक माता, शाकंभरी माता और कोसला माता। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, जो कुशला माता है, ये कुशला माता मैंने अभी आपको बताया था कहां पर है, तो ये दोस्तों भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। बाकी नकटी माता और छींक माता और शाकंभरी माता, ये तीनों है, ये दोस्तों जयपुर संभाग में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो भीलवाड़ा है ये अजमेर संभाग में आता है। आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, विषम का चयन करें कुल देवी जाति के आधार पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें जमवाय माता, बाण माता, ज्वाला माता और शीला देवी। यहाँ पर देखिए, जमवाय माता है, ये कछवार राजवंश की कुल देवी है, ठीक है। बाण माता है, ये सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। ज्वाला माता है, ये खंगारोत राजवंश की कुल देवी है। लेकिन यहाँ पर जो शीला देवी है, शीला देवी, ये कछवार राजवंश की आराध्या देवी है दोस्तों, ठीक है। आराध्या देवी है, ये आराध्या देवी है, कुल देवी नहीं है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, विषम का चयन करें स्थान के आधार पर। देखिए, सुंदा माता, आशापुरा माता, जिनको मोदरा भी कहते हैं, सेमकरी माता और अर्बुदा देवी। यहाँ पर देखिए, सुंदा माता, आशापुरा माता और सेमकरी माता, ये तीनों माता का संबंध है वो जालौर जिले से है। जबकि अर्बुदा देवी है वो कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू सिरोही में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में देवी है और सूची सेकंड में स्थान या विवरण है वो दे रखा है। यहाँ पर देखिए, धौलागढ़ माता का मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? धौलागढ़ माता का जो मंदिर है वो दोस्तों बैतू कला में है, ठीक है। और नारायणी माता का दोस्तों बरवा डूंगरी पर स्थित है। और जिलानी माता का मंदिर है वो दोस्तों बैरोड में है। और नकटी माता का मंदिर जय भवानीपुरा में है। तो यहाँ पर इसमें 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 1 4 3 यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजवंशों और उनकी कुल देवियों का सही मिलान करें। सूची फर्स्ट में राजवंश या जाति दे रखा है और सूची सेकंड में कुल देवी दे रखा है। देखिए, दहिया राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो दोस्तों वो है केवाय माता, ठीक है। और दादीच ब्राह्मण की कुल देवी कौन सी है? तो दोस्तों वो है ददी माता। और ओसवालों की कुल देवी कौन सी है? तो वो है सचियाई माता। और खंडेलवाल की कुल देवी है सकराय माता। राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान उनके प्रतीकों या मेला तिथियों से करें। सूची फर्स्ट में देवी है और सूची सेकंड में विशेषता या तिथि दे रखी है, यानी कि दोस्तों उनका क्या विशेषता है या उनका जो मेला है वो कब पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें स्वांग्या माता, दोस्तों स्वांग्या माता की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इनका मुड़ा हुआ बाला है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, चीक माता का जो मेला है वो दोस्तों माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, ठीक है। और शीतला माता का जो मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। और खलकानी माता के वहां पर गधों का मेला बढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वांग्या माता का प्रतीक है
मुड़ा हुआ वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा और निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की प्रथम विधानसभा और निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए देखिए प्रथम अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। लगभग सभी प्रश्नों में दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है। ये जो 100 प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ये करीबन 300-400 प्रश्नों के बराबर है, इसलिए आपको शांति से बैठ के देखना है ये, और मेरे साथ में चलोगे तो आपका श्योर सिलेक्शन है। देखिए यहाँ पे राजस्थान की प्रथम विधानसभा और निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम विधानसभा का गठन 19 फरवरी 1952 को हुआ और पहली बैठक है मानसिंह टाउन में हुई। पहली बैठक है वो मानसिंह टाउन में हुई थी, ठीक है। तो पहला कथन इसमें सही है। दूसरा देखिए, यशोदा देवी बांसवाड़ा राजस्थान की पहली निर्वाचित महिला विधायक थी जिन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1953 के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1 और 2 तो इसमें क्या है, सही है। तीसरा देखिए, इसमें जयनारायण व्यास ने प्रथम सामान्य चुनाव में किशनगढ़ सीट से जीत हासिल की थी, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जयनारायण व्यास है वो प्रथम चुनाव हार गए थे, बाद में वे किशनगढ़ से उपचुनाव जीता था उन्होंने। तो ये प्रथम सामान्य सीट में किशनगढ़ चुनाव जीत हासिल की थी, ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल सही है। 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 इसमें सही है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कूट सत्य है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कूट सत्य है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे और यह 44 दिन तक चला था। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्वितीय राष्ट्रपति शासन है वो 1977 में लगाया गया था। दोस्तों, द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक थे। बिल्कुल सही बात है। तृतीय राष्ट्रपति शासन 1980 के समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, चतुर्थ राष्ट्रपति शासन 1992-93 बाबरी मस्जिद मुद्दे के कारण लगा और यह सर्वाधिक समय तक रहा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चारों ही सही है इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों ही सही है। 33 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा की संरचना और सीटों के आरक्षण के संबंध में कथनों का विश्लेषण करें। वही दोस्तों 4 कथन दे रखे हैं, बताना है कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे विधानसभा की संरचना और सीटों के आरक्षण के संबंध में कथनों का विश्लेषण करना है। देखिए, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में एससी हेतु 34 और एसटी हेतु 25 सीटें आरक्षित है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और देखिए, जैसलमेर और धौलपुर जिले की सभी सीटें अनारक्षित है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर है, मैं आपको बताऊं, इसमें जैसलमेर और धौलपुर की जगह जैसलमेर और राजसमंद होता तो ये सही होता। जैसलमेर और राजसमंद की सभी सीटें हैं वो अनारक्षित श्रेणी में दिखाई गई है, तो यहाँ पे धौलपुर इसमें गलत दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतापगढ़ जिले की सभी सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में अधिकतम 30 सदस्य 1 प्लस 29 हो सकते हैं। 1 मुख्यमंत्री और 29 मंत्री हो सकते हैं। तो ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, 15%, 200 का 15% होता है 30, इससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ पर दोस्तों 1 3 और 4 इसमें सही है। 1 3 4 इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुख्यमंत्री और उनकी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मुख्यमंत्री और उनकी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हीरालाल देवपुरा राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए बरकतुल्ला खां पद पर रहते हुए मरने वाले राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए जगन्नाथ पाटिया राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। हरदेव जोशी पहली से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक रहे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर चारों के चारों कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा विकल्प उनके द्वारा अन्य राज्यों में राज्यपाल के रूप में निभाई गई भूमिका के आधार पर विषम है। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा विकल्प उनके द्वारा अन्य राज्यों में राज्यपाल के रूप में निभाई गई भूमिका के आधार पर विषम है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल बनने से पूर्व ये मुख्यमंत्री रह चुके थे। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया भी, हरदेव जोशी भी और शिवचरण माथुर भी। भैरव सिंह शेखावत नहीं रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर विषम का चयन करें। विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर विषम का चयन करें, अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पे सीधा सा मैं आपको बोलूं कि प्रथम विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे, तो नरोत्तम लाल जोशी थे, बिल्कुल सही बात है। छठी विधानसभा में अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। 10वीं विधानसभा में अध्यक्ष थे हरिशंकर बाबड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। 16वीं विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया दे रखा है, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो वासुदेव देवनानी है, ठीक है। और गुलाबचंद कटारिया है ये 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, तो ये गलत हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अनुच्छेद मिलान के आधार पर कौन सा युग्म गलत है। अनुच्छेद मिलान के आधार पर कौन सा युग्म गलत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 174 में सत्रावसान और विघटन से संबंधित बातें हैं वो कही गई है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 188 में सदस्यों की शपथ का उल्लेख किया गया है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 191 में सदस्यों के वेतन और भत्ते दे रखे हैं, गलत हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 191 है वो अयोग्यता से संबंधित है, ठीक है, अयोग्यता से संबंधित। और अनुच्छेद 164 है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों और उनके कार्यकाल या विशेषता का मिलान करें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ उप मुख्यमंत्री दे रखा है, दूसरी तरफ विशेषता या कार्यकाल है वो यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए टीकाराम पालीवाल ये उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है, ये प्रथम उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, तो ये इसमें हो जाएगा प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, ठीक है। हरिशंकर भाबड़ा मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, हरिशंकर भाबड़ा है ये 10वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे और मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो यहाँ पर देखिए हरिशंकर भाबड़ा, ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1983 से 1998 तक रहा था। और बनवारी लाल बैरवा, दोस्तों बनवारी लाल बैरवा का जो कार्यकाल है वो न्यूनतम रहा था, न्यूनतम कार्यकाल हो जाएगा इसका उप मुख्यमंत्री का। और कमना बेनीवाल ये दोस्तों पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिए पहला नंबर का ऑप्शन ही अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विधानसभा सीटों के ऐतिहासिक परिवर्तन का मिलान करें। एक तरफ वर्ष या विधानसभा दे रखी है, दूसरी तरफ सीटों की संख्या दे रखी है, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए 1952 प्रथम में यानी कि
प्रथम विधानसभा 1952 के अंदर बनी थी और उस समय सीटें कितनी थी? तो दोस्तों 200 सीटें थी, सॉरी 160 सीटें थी। कितनी थी? 160 सीटें थी। अच्छा प्रश्न है। 1956 में अजमेर विलय के बाद सीटों की संख्या है वो दोस्तों कितनी की गई? तो दोस्तों वो की गई 190। ठीक है, 190। ठीक है, और द्वितीय विधानसभा में दोस्तों सीटों की संख्या कितनी थी? तो वो थी दोस्तों 176। ठीक है, और छठी विधानसभा में दोस्तों सीटों की संख्या वो 200 हो गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-2-4, 3-1-2-4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 3-1-2-4 यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है। 16वीं विधानसभा 2023 के चुनाव आंकड़ों का मिलान करें। 16वीं विधानसभा 2023 के चुनाव आंकड़ों का मिलान करें। एक तरफ दोस्तों यहाँ पे विषय है तो दूसरी तरफ आंकड़ा या स्थान है वो दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बताऊं मैं आपको, सर्वाधिक शहरी मतदान प्रतिशत, सर्वाधिक शहरी मतदान प्रतिशत दोस्तों कहाँ हुआ था? 16वीं विधानसभा में दोस्तों ये हुआ था हनुमानगढ़ में। कहां पर हुआ था? हनुमानगढ़ में। ठीक है, और सर्वाधिक ग्रामीण मतदान प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण मतदान प्रतिशत ये हुआ था दोस्तों बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक मतदाता वाली सीट, सर्वाधिक मतदाता वाली जो सीट है वो थी दोस्तों झोटवाड़ा, और न्यूनतम मतदाता वाली सीट थी बसेड़ी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2-4-1-3, 2-4-1-3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2-4-1-3 यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 11। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 11। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। बिल्कुल सही बात है। यह विधेयक 10 जनवरी 2020 से देश में लागू हुआ। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा देखिए दोस्तों इसमें, यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के 6 धार्मिक समुदायों के अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र लिए गए थे? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 लिए गए थे दोस्तों। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका इसमें नहीं है। के 6 धार्मिक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें श्रीलंका नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यह उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले शरण ले ली थी या ले ली है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन है वो सही नहीं है। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 5 में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं दोस्तों अनुच्छेद 6 में। बिल्कुल सही है।
अनुच्छेद 7 में दोस्तों भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है अनुच्छेद 7 में, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 7 में क्या है, तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 7 में जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। यहाँ पे अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले भारतीयों की नागरिकता न होना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 7 में ये गलत दे रखा है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 5 प्रकार हैं। आगे देखिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2005 संसद द्वारा पारित किया गया, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। 2005 नहीं 2003 ये जो विधेयक है 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। तो ये अपना चौथा नंबर का गलत हो जाएगा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? बताइए कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। कूट भाषा से उत्तर देना था, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 इसमें सही है। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है के.एम. मुंशी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में, दोस्तों संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोत्तगत्वा उद्देशिका बना। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो दोस्तों इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो किया गया था संशोधन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उद्देशिका प्रस्तावना को ही बोलते हैं, ठीक है। और देखिए संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 1 2 और 4 कथन क्या है? सत्य है। 1 2 और 4 कथन सत्य है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू की अवधारणा पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। कूट भाषा में उत्तर देना मित्रों, नहीं कूट भाषा में नहीं, ठीक है, डायरेक्ट ही। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही नहीं है यही बताना है। तो पहला सही है इसमें, गणराज्य का अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा न कि वंशानुगत, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए पंथ निरपेक्षता शब्द से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि सभी धर्म को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, कथन भीमराव अम्बेडकर का है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये कथन दोस्तों सुभाष कश्यप का कथन है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
ये कथन सही नहीं है। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से न्याय का कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? तो न्याय का कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? तो दोस्तों आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 कथन दे रखे हैं, कोट भाषा में अपने को बताना है कि कौन सा सही कथन है, कौन सा सही कथन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल सही बात। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में किया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रथम पैरा में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष एवं छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे कथन क्या है, सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी सी डी चारों ही सही है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी एल मित्र, अल्लादी स्वामी कृष्णा स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। सरदार पटेल नहीं थे दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य, बाकी एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी एल मित्र, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये तीनों थे। तो यहाँ पर अपना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 2 3 इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 52 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो दोस्तों 15 थी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 15। 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इसमें संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे बताइए? तो वो थे दोस्तों एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? वो थे दोस्तों के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी थे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो दोस्तों वो थे वीटी कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई? तो कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? तो वो है दोस्तों नायक, नायक नहीं लिखी गई दोस्तों। बाकी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जाति प्रथा का विनाश, ये तीनों है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये बंगाल से हुआ था, बंगाल से। 4 नंबर ऑप्शन सही, बंगाल से। आगे देखिए, भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली पहली प्रमुख नीति कौन सी थी? भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली पहली प्रमुख नीति कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में लघु उद्योगों के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है रोजगार के अवसर पैदा करना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? तो दोस्तों वो है कपड़ा उद्योग। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, 1991 की नई आर्थिक नीति का उद्योग क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा?
1991 की नई आर्थिक नीति का उद्योग क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा मिला। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, भारत में आईटी उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? भारत में आईटी उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों ये मुख्य कारण हो जाएगा कुशल मानव संसाधन। कुशल मानव संसाधन राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किसका भाग है? गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किसका भाग है? तो दोस्तों ये दक्कन के पठार का भाग है। किसका? दक्कन के पठार का भाग है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य विस्तृत है? तो दोस्तों कुमाऊं हिमालय है ये सतलज और काली नदी के मध्य विस्तृत है ये कुमाऊं हिमालय। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे मिनिकोय द्वीप का निर्माण हुआ। दोस्तों मिनिकोय द्वीप का निर्माण हुआ तो ये प्रवाल भित्ति से निर्माण हुआ। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रवाल भित्ति से। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से पश्चिम से पूर्व की ओर सही व्यवस्थित है? निम्नलिखित दर्रों में से कौन से पश्चिम से पूर्व की ओर सही विस्तृत है? तो ये विस्तृत सही हो जाएगा दोस्तों शिपकिला, लिपुलेख, जेलेफा और बोमडिला दर्रा। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर सही विस्तृत है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 65 नंबर का प्रश्न है, कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है धौलाधर एवं पीर पंजाल। धौलाधर एवं पीर पंजाल 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भाबर एक भू स्वरूप है जो मिलता है। भाबर एक भू स्वरूप है जो मिलता है। ये मिलता है दोस्तों शिवालिक के किनारे। शिवालिक के किनारे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? किसका सुमेल है वो सही नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे पीर पंजाल है वो लघु हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है। केटू है वो कराकोरम श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सही है। करेवाज है ये कश्मीर घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है। पोटवार कुमाऊं हिमालय ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हिमालय में मुख्य सीमांत क्षेत्र पृथक करता है। हिमालय में मुख्य सीमांत क्षेत्र पृथक करता है तो ये पृथक करता है दोस्तों, ये पृथक करता है लघु हिमालय को शिवालिक से। लघु हिमालय को शिवालिक से 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, नर्मदा तथा तापसी नदियों द्वारा घिरे हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं तो दोस्तों वो है सतपुड़ा पहाड़ियां। सतपुड़ा पहाड़ियां घिरी हुई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है तो दोस्तों ये वेदिकाएं पाई जाती है झेलम घाटी में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झेलम घाटी में। ठीक है, अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 71 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की विशिष्ट श्रेणियों के संबंध में कथनों का परीक्षण कीजिए। दोस्तों अपने को यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 कथन दे रखा है। सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा इसमें सही विकल्प है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एच महाराजा उम्मेद सिंह सम्मान पद्मश्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल को पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए मेजर दलपत सिंह सम्मान शौर्य के क्षेत्र में विंग कमांडर दीपक मिश्रा को प्रदान किया गया तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, दीपक मिश्रा नहीं दीपिका मिश्रा को दोस्तों ये मेजर दलपत सिंह सम्मान है वो मिला है। ठीक है, तो ये इसमें ये गलत हो जाएगा। दीपक की जगह दीपिका होता तो ये सही होता। तो दूसरा गलत। तीसरा देखिए, पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को राजस्थानी लोक संगीत हेतु दिया गया, बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 सही है तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 3 इसमें सही है। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, फिल्म
इस इंस्पायरिंग आरव के संबंध में कथनों का परीक्षण करें। दोस्तों फिल्म इंस्पायरिंग आरव के संबंध में कथनों का परीक्षण करें। तो यहाँ पर देखिए, इस फिल्म के लेखक और निर्देशक उदयपुर के फिल्म मेकर राहुल सूद है। इस फिल्म के लेखक है और निर्देशक उदयपुर के फिल्म मेकर राहुल सूद है। ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे इंस्पायरिंग आरव फिल्म के लेखक और निर्देशक उदयपुर के फिल्म मेकर राहुल सूद हैं। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ये इसमें ये जयपुर के हैं फिल्म मेकर, ठीक है, राहुल सूद। तो ये पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें इस फिल्म ने लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में बेस्ट इंस्पिरेशनल फिल्म कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार जीता। बिल्कुल सही है। यह फिल्म दिव्यांग बच्चों के ह्यूमन राइट्स पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 2 और 3 इसमें क्या है? सत्य कथन है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 73 नंबर का प्रश्न है, वुशु स्टार प्रतियोगिता 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। यह प्रतियोगिता मॉस्को रूस में 15 से 21 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई। बिल्कुल सही बात है। शिव ने 60 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक और धीरज चौधरी ने 100 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, राजस्थान वुशु संघ के कोषाध्यक्ष हीरानंद कटारिया है। तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों हीरानंद कटारिया है, ये राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये कोषाध्यक्ष यहाँ पर दे रखा है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, पंचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लागत संशोधन पर विचार करें। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। देखिए, कैबिनेट ने इसकी लागत 42,139 करोड़ से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी। बिल्कुल सही बात है। एचपीसीएल की कुल इक्विटी निवेश अब 19,600 करोड़ रुपए हो जाएगी। ये भी बिल्कुल सही बात है। 20 अप्रैल 2026 को रिफाइनरी की सीडी यूनिट में आग लगने के कारण इसका लोकार्पण रद्द करना पड़ा। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीनों ही कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन और ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन का क्या करना है? असत्य कथन की पहचान करना है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन 21-22 मई 2026 को जयपुर में प्रस्तावित है। बिल्कुल सही बात है। 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवलर बाजार 2026 का आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, ट्रेवल बाजार का मुख्य उद्देश्य इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देना और विदेशी खरीदारों व भारतीय विक्रेताओं के बीच B2B नेटवर्क मजबूत करना है। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन केवल राजस्थान पर्यटन विभाग और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें तीनों सही है। 76 नंबर का प्रश्न है, पोषण पखवाड़ा 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। पोषण पखवाड़ा 2026 के संदर्भ में यहाँ पर देखिए, यह 9 से 23 अप्रैल 2026 तक 8वें संस्करण के रूप में मनाया गया। ये भी बिल्कुल सही है। इसकी थीम जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना थी। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान को राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में देश में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसमें कौन सा कथन है सही है? तो इसमें 1 और 2 इसमें सही है। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 1 और 2 इसमें सही है। 77 नंबर का प्रश्न है, मेले और महोत्सव 2026 के आयोजन स्थल के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? मेले और महोत्सव 2026 के आयोजन स्थल के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? तो वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, इसमें राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला,
राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही बात है। और देखिए इसमें 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवलर बाजार ये JECC जयपुर में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही है। पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन बीकानेर में आयोजित हुआ, क्या गलत हो जाएगा? ये बीकानेर में नहीं, ये जयपुर में आयोजित हुआ था दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, ठीक है। और देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन है, ये बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में इसका आयोजन हुआ था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए राजस्थान सामताल अधिवेशन 2026 के संदर्भ में कौन सा तथ्य असंगत है? राजस्थान सामताल अधिवेशन 2026 के संदर्भ में कौन सा तथ्य असंगत है? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका शुभारंभ 15 अप्रैल 2026 को हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसकी थीम शेपिंग ओवर प्रोस्पेरिटी विथ कॉमन्स थी, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था, ये गलत हो जाएगा। इसका उद्घाटन दोस्तों पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया था, मुख्यमंत्री ने नहीं। इस दौरान सामताल की गाथा पुस्तक का विमोचन भी हुआ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इस परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसके तहत प्रदेश के लगभग 1200 किलोमीटर के चयनित राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों इसके तहत प्रदेश के लगभग 800 किलोमीटर के चयनित राजमार्गों का दोस्तों उन्नयन और रखरखाव किया जाएगा, 1200 किलोमीटर इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे यह परियोजना मुख्य रूप से औद्योगिक खनन, पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देगी, बिल्कुल सही बात है। कौन से कथन सत्य है? तो 1 और 3 इसमें सही है, 1 और 3 इसमें सही है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे युद्धाभ्यास और संबंधित स्थलों को सम्मिलित करें। एक तरफ अभियान है, दूसरी तरफ अभ्यास स्थल दे रखा है। यहाँ पर देखिए अभ्यास ब्रह्मास्त्र का आयोजन स्थल है वो था दोस्तों पोखरण, और ऑपरेशन नीलकंठ का अभ्यास स्थल बीकानेर था। ऑपरेशन लंगड़ा का अभ्यास स्थल श्री गंगानगर था, और प्रोजेक्ट चेतक वर्षगांठ का आयोजन स्थल बीकानेर था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले से ही सही सुमेलित है, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अब अपन भाग 4 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार समूहन का निर्धारण करने वाले कुछ प्राथमिक कारण हैं, निम्न में से कौन सा उनमें से नहीं है? तो कौन सा उनमें से नहीं है? तो उसमें से दोस्तों जटिलता नहीं है दोस्तों, बाकी समीपता, समानता और सरलता तीनों है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहार परक उपागम की अवधारणा नहीं है? तो व्यवहार परक उपागम की अवधारणा कौन सी नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें आंतरिक कारकों या अचेतन द्वारा व्यवहार का नियंत्रण। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है अवधारणा। आगे देखिए सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से किससे संबंध है? तो दोस्तों वो है इसमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का एक प्रकार नहीं है? निर्मितवाद का प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वो है पशु निर्मितवाद, ये नहीं है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों है। आगे देखिए यहाँ पे निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें संरचनावाद थॉर्नडाइक, ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों संरचनावाद विल्हेम वुंट से संबंधित है,
ठीक है। और यहाँ पर अपना इसमें व्यवहारवाद, वॉटसन, ये बाकी सारे सही है। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उससे समस्त पहलुओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा दी गई है दोस्तों कैरोल के द्वारा। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 89 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, मैं आपको बता देता हूं, इसमें देखिए, यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को नजरअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है, ये गलत हो जाएगा। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए बी और डी, ए बी डी है वो इसमें सही है, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो किसके कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है शिक्षण और अधिगम। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह किसने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? तो ये कहा था दोस्तों ई ए पील ने, ई ए पील ने। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। तो यहाँ पर इसमें ये 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह शुद्ध विज्ञान है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि भौतिकी की तरह शुद्ध प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अपना पहला ही गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रानुसार निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है किंतु प्रत्यक्षतः अवलोकनीय नहीं है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रत्यक्षीकरण करना। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिगम पारिस्थिति पक्ष से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है विद्यार्थी की मनोसामाजिक समस्याएं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो ये सम्मिलित है दोस्तों, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की स्थिति, ये तीनों है, समाज नहीं है आता इसमें। तो यहाँ पर बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र के या कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? तो वो है दोस्तों अधिगम पारिस्थितिकी से। 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य, ये चारों आते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी सी एवं डी। आगे देखिए, जब एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे सहभागी अवलोकन कहते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है आत्मनिरीक्षण विधि। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आत्मनिरीक्षण विधि है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि है, वो नहीं है, बाकी तीनों है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है।
पिछला मॉडल पेपर या पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।